स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के भू-आकृतिक प्रदेश में भाग 3 में उत्तर का मैदान, जिसमें हम पहले 2 भागों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के विभिन्न विभागों का और पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार से अध्ययन किया था, और आज हम दूसरे भौतिक विभाग उत्तर के मैदान का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के जो भौतिक विभाग हैं उनको हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि भारत के भौतिक विभागों में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र है इसको हम पढ़ चुके हैं, और ये उत्तरी पश्चिमी भारत से लेकर भारत के पश्चिम से लेकर उत्तरी भाग से लेकर यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसमें पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पूरे विस्तार के साथ में हिमालय पर्वतीय प्रदेश सम्मिलित है। इसको हमने अलग अलग स्तरों में बांटा है, जैसे कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब जो दूसरा भाग आज हम पढ़ने वाले वो है उत्तर का मैदान, द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर का जो मैदान है ये भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है, क्योंकि वर्तमान में भी इस भूभाग का निरंतर निर्माण होता जा रहा है। नदियों के द्वारा जो रेत या फिर जो हम कह सकते हैं चिकनी मिट्टी बहा कर लाई जाती है, उसका जमाव इन क्षेत्रों में कर दिया जाता है, और इस वजह से हर साल नदियों की बाढ़ के साथ में इस क्षेत्र में नवीन मिट्टी का जमाव होता है, इसलिए हम इसको नवीनतम भूभाग के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग है इसका निर्माण प्लीस्टोसिन युग में, होलोसिन युग में हुआ था, जबकि सबसे नवीनतम काल है, इसलिए भी हम इसको नवीनतम भूभाग कहते हैं। अब इसके अलावा जो हम अगला भाग पढ़ेंगे बाद में वो है दक्कन का प्लेटू यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, भूखंड हम इसको कह सकते हैं, जो कि गोंडवाना लेन का भाग है। इस तरह से आपके पास 2 प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे नवीनतम भूभाग वो है उत्तर का मैदान, और भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है दक्कन का प्लेटू। आगे हम चित्र को अगले टॉपिक के साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर का मैदान। जो उत्तर का मैदान है भारत का, यह मैदान हिमालय पर्वत क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत इन दोनों के बीच में स्थित है, और इस मैदान का निर्माण गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कोसी इन नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उससे हुआ है। और इस नदियों में मिट्टी के जमाव में अत्यधिक जमाव की वजह से यह जो मृदा है नाइट्रोजन से काफ़ी भरपूर होती है। इस कारण यह कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी काफ़ी उपजाऊ मैदान है, इसीलिए इनको हम भारत का या फिर हम कह सकते हैं देश का अन्न भंडार भी इनको कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र की जाती है, कृषि उत्पादन भी सर्वाधिक है। यदि हम संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर इस भाग को हम बांटें तो इसके हम 4 भाग कर सकते हैं, जिसमें हम भाबर, और दूसरा जो भाग है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर प्रदेश। तो पहला हम पढ़ते हैं भाबर प्रदेश। यह प्रदेश शिवालिक के गिरिपदों में सिंधु और तीस्ता नदियों के बीच में टूटे हुए रूप में, विच्छिन्न रूप में फैला हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों को हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और सिंधु और पिछली बार में डिस्कस कर चुके हैं। तो यह जो प्रदेश है भाबर प्रदेश, ये शिवालिक के गिरिपद का मतलब है पहाड़ के यानी पर्वत के निचले भाग, पर्वत के पदीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भाबर प्रदेश का विस्तार है। अब भाबर क्या होता है? अक्सर आपसे एग्जाम में जो आत्मक प्रश्न होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनके बारे में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि तराई क्या होता है, भाबर क्या होता है, बांगर क्या है, बांगर और खादर में क्या अंतर है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम भाबर को समझते हैं। भाबर क्या होता है? पर्वत के जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसके पदीय क्षेत्रों में एक छिद्रयुक्त और कंकड़ पत्थर युक्त मैदान है, यानी कि जो नदियाँ उच्च पर्वतीय प्रदेश से बहकर या फिर जो कंकड़ पत्थरों को और पहाड़ों को काटकर जो विशाल भूखंडों और जो कंकड़ मिट्टी पत्थर है उनको जमा करके लेके आती है, तो उनको इन पर्वतों की तलहटी में ये जमा कर देती है, जिससे विशाल जो कंकड़ पत्थर युक्त मैदान का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। और यह है इसमें अधिकांशतः बजरी और बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर इनका अधिकांश मात्रा में इनमें मौजूद होती है। इसको हम शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। जलोढ़ पंख को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो इसको हम भाबर कहेंगे। और यहाँ पर एक वो विशेषता इसकी है कि भाबर प्रदेश में जो नदियाँ पर्वतों से बहकर आती है वो यहाँ पर आते ही अंतर्ध्यान हो जाती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि गुम्फित होकर बहती है। गुम्फित का मतलब
कंकड़ पत्थर और मिट्टी में जो नदियों का जल होता है वो अंदर होकर यानी कि गुम्फित हो जाता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये है इसकी भाबर प्रदेश की बहुत सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर नदियाँ किस रूप में बहेगी? गुम्फित होकर बहेगी। दूसरा प्रदेश है तराई प्रदेश। जो भाबर प्रदेश है उसी के दक्षिण में बिल्कुल समानांतर या उसके साथ बिल्कुल दक्षिणी छोर में हमें कौन सा भाग मिलेगा? तराई प्रदेश मिलेगा। तराई प्रदेश को तर से, जैसे तराई जो प्रदेश है ये शब्द से बना है तर। तर का मतलब है जो भूमि जल से तर हो, यानी जिसमें जल की बहुत अधिकता हो, तो इस क्षेत्र को हम बोलेंगे तराई प्रदेश। इसकी विशेषता ये है कि जो नदियों का जल भाबर प्रदेश में गुम्फित होकर बह रहा था वो तराई प्रदेश में बाहर आकर बिल्कुल फैल कर बहने लगता है, और इसी कारण यहाँ पर जल की अधिकता के कारण चिकनी मिट्टी के जमाव हो जाते हैं और यहाँ पर विशाल जलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस प्रदेश को हम तराई प्रदेश भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी विशेषता हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि भाबर प्रदेश की तो विशेषता थी कि यहाँ पर नदियाँ गुम्फित होकर बहती है, और तराई प्रदेश की विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो लुप्त नदियाँ थी वो पुनः यहाँ पर क्या आ जाएगी? प्रकट हो जाएगी। तो ये इसकी विशेषता है। और ये काफ़ी समतल क्षेत्र है और अधिकतर पानी की वजह से यहाँ पर दलदलों का निर्माण हो जाता है। और इस प्रदेश में प्रारंभ में घने वन हुआ करते थे भारत में, परंतु वर्तमान में इन वनों को काट दिया गया है और उसके स्थान पर अब यहाँ पर कृषि भूमि तब्दील हो गई। मतलब यहाँ की जो भूमि है उसको कृषि भूमि में बदल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कृषि का उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो भाग है वह है भांगर, या इसको हम बांगर भी कह सकते हैं। इसको हम प्राचीन जलोढ़ मैदान कहते हैं। जलोढ़ का मतलब है जल से ओढ़ा हुआ, यानी कि जो जलोढ़ जल के द्वारा जो ओढ़ कर यानी जो अवसाद लाए जाते हैं उनको जब जमा कर दिया जाता है मैदान में, तो उसको हम बोलेंगे जलोढ़ मैदान। तो यह जो बांगर है ये प्राचीन जलोढ़ मैदान है, यानी कि कभी किसी समय में नदियों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न उसके अवसाद जमा कर दिए गए थे और उससे जो मैदान निर्मित हुआ उसको क्या नाम दिया गया? बांगर। पर ये क्या है? पुराना यानी प्राचीन जलोढ़ मैदान, वो कहलाएगा बांगर। और खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा है। अब साधारण स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भाग में निरंतर जल इसका मिट्टी का जमाव होगा तो सामान्य जो जल स्तर है दोबारा नदियों का जल फैलकर नहीं बहेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई नदी के तल से क्या हो गई है? ऊंची हो गई है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? पुरातन जलोढ़ मैदान बांगर कहलाएगा। और अधिकांश जो बांगर मिलते हैं ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि दोआब। दोआब क्षेत्र में बांगर हमें देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण है गंगा यमुना का दोआब, सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, एवं सतलज का मैदान भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जो भारत में बांगर हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बारिंद मैदान और दूसरा होता है भूर क्षेत्र। बारिंद मैदान जो है यह बंगाल जो है वेस्ट बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है, और इसका वास्तविक रूप में गंगा का प्राचीन डेल्टा भी कहते हैं। यानी कि पहले जो गंगा प्रवाहित होती थी उसने जो अपना डेल्टा निर्मित किया था, प्रारंभ में जो डेल्टा अपना निर्मित करती थी यानी पुराना डेल्टा, तो वो क्या कहलाता है? बारिंद मैदान। और कहाँ ये? वेस्ट बंगाल में। यह प्लीस्टोसिन काल में बना था, जैसे ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नवीनतम भूभाग है जो कि कब बना था? प्लीस्टोसिन काल में बना था। बाद में ऊपर उठा इसमें पुनः अपरदित होकर लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत में जो पुनः उत्थित क्षेत्र है या कि पुनः निर्मित या पुनः नवीनतम क्षेत्र होगा वो क्या होगा? पुनः उत्थित मैदान, तो कहलाएगा वो बारिंद का मैदान। यानी कि ये पहले इसका अपरदन हो चुका था, परंतु भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण ये दोबारा से ऊपर उठा और फिर इस पर अपरदित होकर ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया, जिसको हम कहते हैं बारिंद मैदान। दूसरा इसका प्रकार है भूर। भूर जैसे हम बोलते हैं चूर्ण, भूर से बना है उससे। और ये भूर जो संरचना है इसका विकास गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में हुआ है। इसका निर्माण भी कब हुआ है? प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। और इसका जो मूल निर्माण का कारण था वो हवा के द्वारा निक्षेपण था, यानी कि जो बारीक मिट्टी उड़ाकर लाई जाती है उसका जब इन क्षेत्रों में जमाव कर दिया जाता है तो उसको हम भूर कहते हैं। परंतु ये भी क्या है? बांगर का एक प्रकार है। और इसका जो उदाहरण है वो है कि जो ये दोआब है गंगा यमुना के दोआब, इनके दोनों ओर जो कटक बनते हैं यानी किनारे जो बनते हैं वहाँ पर इनका निर्माण हो जाता है। मुरादाबाद और बिजनौर ज़िलों में ये इस प्रकार की जो संरचना है इसको भूर का नाम दिया गया है, जिसमें कंकड़ और जो बालू होती है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। तो ये किसका उदाहरण था? बांगर का। बांगर यानी पुरातन जलोढ़ मैदान, तराई यानी तर भूमि क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ बाहर आती है, और बांगर यानी भाबर यानी
वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ गुम्फित होकर बहती है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तीसरा एक और भाग है, उसको हम देख लेते हैं, वो है खादर। यहाँ पर एक तथ्य छूट गया है जिसको हम देखते हैं कि भूमि पर इन जो बांगर क्षेत्र है, इन बांगर क्षेत्रों में नमक के जो जल के जमाव के कारण नमक की एक सफ़ेद परत बन जाती है। इसको हम रेह और कल्लर कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में रेह और कल्लर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चौथा जो भाग है वो है खादर। जहाँ हमने बांगर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि पुरातन जलोढ़ मैदान कि पुराना नदी के द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान क्या कहलाएगा, बांगर। इसके विपरीत जो खादर क्षेत्र है, ये नदियों द्वारा जो जल होता है, यानी कि नवीन मैदान जो होगा, यानी नदियाँ जब अपने बाढ़ का जल चारों ओर फैला देती है, उससे जो अवसाद का जमाव होने से मैदान का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यानी यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना मैदान है और ये भांबर की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होगा, नीचा होगा। यानी इसका तल क्या होगा, नीचा होगा। और तल नीचा होने की वजह से यहाँ पर बाढ़ का जल पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी लगभग जमा कर दिया जाता है उनके द्वारा, मतलब जो नवीन मृदा है, उपजाऊ मृदा, उसका जमाव कर दिया जाता है। इसीलिए जो खादर क्षेत्र है यह बहुत ही उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। बिहार, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नदी घाटियों से सटे होने के कारण ये क्षेत्र खादर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको जब उदाहरण पूछा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनका आप उदाहरण दे सकते हैं। बिहार में भी जो कोसी नदी है उसके द्वारा भी खादर प्रदेश का निर्माण किया गया है, तो इसका भी आप उदाहरण दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश और इससे सटे प्रदेशों में ऐसे कुछ भाग हैं जिन भागों को खादर कहते हैं, परंतु इनका पंजाब में एक और नाम है, उनको हम कहते हैं बेट। यानी जो खादर कहलाता है उत्तर प्रदेश, बिहार में, वही चीज़ यानी खादर को ही हम पंजाब में क्या कहेंगे, बेट कहेंगे। तो ये आप अंतर इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। अब आता है कि क्षेत्रीय आधार पर हम जो भारत का जो विशाल मैदान है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान, और तीसरा है राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान। तो ये 4 हमने भागों में विभाजित किया है। दोबारा मैं बता देती हूँ, सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान। तो ये 4 इसके भाग बांटे गए हैं, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। किस आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। अब यहाँ पर हम जो पिछला हमने पढ़ा है खादर बागर, उसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। नदियाँ तीव्र ढाल के कारण तेज़ी से बहते हुए आती है और तेज बहाव की वजह से नदियाँ क्या करती है, तीव्र अपरदन करती है, शीर्षवर्ती अपरदन करती है और पहाड़ों को काटते हुए अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंडों को लाएगी और धीरे धीरे पर्वत की तलीय क्षेत्र में जहाँ ढाल कम हो जाता है, तो उन ढाल पे कम हो जाने की वजह से यहाँ पर नदियाँ क्या करेंगी, अपने साथ जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर बहा कर लाई थी उनको जमा कर देगी और उसके कारण जो कंकड़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र जो जमा होगा या निर्मित होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, भाबर प्रदेश। और यहाँ से जो नदियाँ होगी उनका जल क्या होगा, इन कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र में नदियाँ अपना जल यानी गुम्फित होकर नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होगी। और जैसे ये क्षेत्र खत्म होता है, यानी कि भाबर क्षेत्र खत्म होता है और तराई क्षेत्र प्रारंभ होता है, इस तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः क्या होगी, बाहर आकर बहने लगेगी, यानी कि दिखाई देने लगेगी और इस क्षेत्र में एकदम से नदियों का जल फैल जाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दलदली भूभाग निर्मित होगा। उसको हम क्या नाम देते हैं, तराई कहते हैं। और तराई के बाद में जो पुराना जलोढ़ मैदान, जो कि क्या है, नदी के सामान्य तल से क्या है, ऊंचा है, उसको हम बोलेंगे बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मैदान है, जहाँ पर नदियाँ हर साल अपने द्वारा बहाए गए अवसादों का या मिट्टी का जमाव करती है, यानी बाढ़ का जल यहाँ पर प्रवाहित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, खादर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। चलो हम अब आगे पढ़ते हैं कि नदियों का जो क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किया गया है उत्तर के मैदान का, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है सिंध का मैदान। सिंध का मैदान का नाम पड़ा है सिंधु नदी के मैदान के नाम से। यह मैदान सिंधु नदी की घाटी में ज़्यादा विस्तृत है और सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान मुख्यतः बांगर से बना है, बांगर से यानी कि पुरातन जलोढ़ मैदान से। इसके पूर्व में स्थित मैदान की उच्चावच की दृष्टि से विशिष्ट रूप से डेल्टाई है और यह भाग नवीन जलोढ़ निक्षेपों की सतह पर पुराने नदी मार्गों के अवशेष पाए जाते हैं। यानी कि किसी समय में इस क्षेत्र में नदियों का अत्यधिक प्रभाव हुआ करता था, जिससे इस बांगर क्षेत्र का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र में
कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर लंबे सकरे गर्त निर्मित हो गए हैं और इन गर्तों को यहाँ पर क्या कहते हैं, धोरोस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। और साथ ही इसमें सूखे नदी मार्गों के निकट कुछ सारी झीलें निर्मित हो गई है जिनको स्थानीय भाषा में ढांड बोलते हैं और पूरे भाग में इनको नारा कहा जाता है। दूसरा प्रमुख भाग है वो है पंजाब का मैदान। इसको हम पंच नदी भी कहते हैं, पंजाब के मैदान को। उसका कारण ये है कि भारत की जो 5 प्रमुख नदियां हैं, यानी कि 5 नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं पंच नद। और ये 5 नदियां कौन कौन सी है? रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और व्यास। इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और व्यास। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं, इनको नदियों के किनारे एक सकरी पट्टी खादर भूमि पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसको हम बेंट कहते हैं, बेंट। तो इस यहाँ पर पंजाब में हम जो बांगर क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे? बेंट कहेंगे। इन 5 नदियों के द्वारा यहाँ पर दोआब निर्मित किए गए हैं। जो दोआब के बारे में आपसे कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बिस्त दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच में निर्मित है। तो आपसे ये प्रश्न आप ध्यान रखें। इसमें हम पहला जो दोआब है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब व्यास से और सतलज से बना है, यानी कि वह दोआब जो व्यास और सतलज नदी के बीच में निर्मित है उसको हम बिस्त दोआब कहते हैं। दूसरा है बारी दोआब, बारी मतलब व्यास और दूसरा रावी, रावी और व्यास के बीच निर्मित दोआब को हम बारी दोआब कहते हैं। तीसरा है रचना दोआब, जिसको हम रावी और चिनाब के बीच निर्मित दोआब है उसको हम रचना दोआब कहते हैं। तो बिस्त, बारी, रचना, चार्ज। चार्ज एक और दोआब है जिसमें हम क्या कहते हैं, झेलम और चिनाब 2 नदियों के बीच में चार्ज दोआब है। सिंध सागर दोआब, सिंधु और सतलज नदी के बीच में ये अगला दोआब है। अब एक जो बात आती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि पंजाब के मैदान में नदी मार्गों से जलोढ़ों को काटकर चौरस, बाढ़ और खादर का मैदान निर्मित हुआ है और क्षेत्र को यहाँ पर हम धया कहते हैं। तो ये है, आपको इस क्षेत्र में दोआब के बारे में याद रखना है और बेट क्या है इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो है इसमें तीसरा जो भाग है वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में अधिकांशतः वह क्षेत्र आ जाता है जिसमें अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक का क्षेत्र है, जिसमें लूनी नदी प्रमुख है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और सांबर डीडवाना का मैदान भी इसी भाग के अंदर आता रहता है, जिसमें प्रमुख नमकीन झीलें निर्मित हैं। और उस झीलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो झील है वो है सांबर झील। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील है और इसका क्षेत्रफल लगभग 190 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला जो है गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है और ये भारत में सबसे बड़ा विस्तृत मैदान है। उत्तर प्रदेश में गंगा के उत्तरी मैदान को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पश्चिमी भाग को हम कहते हैं रुहेलखंड का मैदान, यानी कि ये वाला क्षेत्र पश्चिमी भाग रुहेलखंड का मैदान कहलाता है और पूर्वी भाग कहलाता है अवध का मैदान। गंगा नदी के उद्गम से लेकर अंत तक हम इसके मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये जो भाग है इसको हमें गंगा का मैदान कहेंगे और ये वाला जो क्षेत्र है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है अध्ययन की दृष्टि से। ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार इसमें सम्मिलित है और निम्न गंगा के मैदान में वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है, जिसमें नदी क्या करती है, गंगा नदी अपना डेल्टा निर्मित करती है। गंगा के मैदान में जगह जगह क्या है, निम्न भूमि की वजह से, यानी कि भूमि के अत्यधिक निम्न हो जाने की वजह से, कम ढाल की वजह से यहाँ पर निर्माण हो गया। इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ हैं अधिकांशतः फैल कर बहती है क्योंकि ढाल क्या है, निम्न है। इस क्षेत्र में पटना के निकट इन निम्न भूमियों को जल्ला और टाल कहते हैं और पश्चिम बंगाल में इनको बिल कहते हैं। अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है इसमें निम्न भूमि को आप क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बिल कहते हैं। अब जो है ये वाला क्षेत्र है मध्यवर्ती गंगा का क्षेत्र, इसमें अधिकांशतः गोखुर झीलों का बहुत अधिक निर्माण हो गया है। गोखुर झील का मतलब है ऐसी झील जिनका निर्माण गौ के खुर की जैसे आकृति में होता है। अगला जो मैदान है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित है और ये काफ़ी लंबा और सकरा मैदान है
जैसा कि नाम से ही विदित है। ब्रह्मपुत्र एवं इसके सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है और इस मैदान की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विविधता है या विशेषता है वह है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, परंतु वर्तमान में इसके अपरदन के कारण, कटाव के कारण ये खतरे की स्थिति में है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हम जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि अगला भूभाग हम इसमें अध्ययन करेंगे। थैंक यू।